कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नेशनल पार्टी के क़यादत को, जमात इस्लामी को मैं खुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस लीडर ऑफ द अपोजिशन की कंपटीशन में, इलेक्शन में हमारे साथ दिया। हमारा चेयरमैन सेनेट से जो मुकाबला है, जो एतराज़ात है, जो जद्दोजहद है, वो जारी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो लीगल राइट है वो इस्तेमाल करेंगे और हम अपना रिव्यू में जुडिशल डिसीजन के ख़िलाफ़ रिव्यू में जाएंगे, अपील में जाएंगे कि उस दिन हम सब समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि जो पार्लियामान की बालादस्ती है, पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ है, पार्लियामान का जो रोल है वो कोई नहीं क्वेश्चन कर सकता है। और जो भी फ़ैसला पार्लियामान में होता है वो पार्लियामान का अगर प्रोसीजर हो, पार्लियामान का स्पीकर का हो या चेयरमैन का हो, वो मैं नहीं चाहूँगा कि वो किसी कोर्ट में चैलेंज हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जो उस दिन पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान को एक पोलिंग स्टेशन में तब्दील किया जाता है, वो हमारा पार्लियामेंट की प्रोसीजरिंग का सिलसिला में नहीं रहता और वहाँ एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गलत फ़ैसला दे के, बायस फ़ैसला दे के, मुतनाज़ा फ़ैसला दे के सईद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाजायज़ और गैर नाजायज़ तरीके से ये ओहदा छीना गया। और जब भी अदालत हमारा केस मेरिट्स पे सुनेगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि कामयाबी हमारा ही होगी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी होगी। सेकंड, जो हमारा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बरसी गरी खुदा बख्श में मनाती है। इस साल हमने एक तारीख़ी फ़ैसला लिया था कि जैसे माजी में हमने एक दफ़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी लियाकत बाग में मनाया गया, इस बार हम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी को पिंडी में मनाएं, उसी जगह में मनाएं जहां शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। लेकिन कुछ दिनों से जहां तक कोविड का तीसरी लहर का सिलसिला है, उस पे कोई परेशान कन और हैरान कन स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और पिंडी के हवाले से। जब ये ख़दशा हुआ कि इस किस्म का नेशनल इवेंट करने से हम ये जो थर्ड वेव है, ना सिर्फ वहाँ पंजाब में इजाफ़ा हो सकता है, मगर इस थर्ड वेव का ख़दशा तो अब तक सिंध में उस नताइज, उस ख़तरनाक पॉइंट पे इस वक्त तक नहीं आया। खुदा ना खास्ता हम उस थर्ड वेव के सिलसिला को यहाँ लेकर आते तो बड़ा मुश्किल से और सिला मशवरा के बाद पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला लिया कि हम दूसरी बार शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी है कोविड की थर्ड वेव की वजह से बड़ा इज्तिमा से नहीं मनाएंगे और हम लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो SOPs के मुताबिक अलाउड इवेंट्स है, चाहे वो कुरान ख़ानी हो, as long as they follow the SOPs। और साथ साथ इस ख़तरा के बारे में, कोविड की ख़तरा के बारे में हम आवाम के और हुकूमत के तवज्जो इस इशू पे दिलाना चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है, जो हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी और सेहत के बचाने की एक ही तरीका रहा है। हमारा कोविड की वैक्सीनेशन के सिलसिला में पाकिस्तान जो है, हम ना सिर्फ अपनी रीजन में सारे नेशन से पीछे हैं, मगर बाकी दुनिया से भी हम वैक्सीनेशन के सिलसिले में बहुत ही पोर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और हुकूमत को, ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत को, जिसका ज़िम्मेदारी है इन्फेक्शस डिज़ीज़ का इशू को संभालना, उनको उतना रिसोर्सेज और उतना फाइनेंशियल बैकिंग
عوام کو اس ویکسین کو پہنچانے میں لگانا چاہیے. ابھی بھی ہم لیٹ ہے, ابھی بھی ہم بہت لیٹ ہے, اور یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے, یا ہمیشہ کے لیے اس کا یہ جو خطرناک وبا ہے اس کو سنبھال سکتے ہیں. تو ہم زور دیتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایشو کو وہ فنڈنگ دیا جائے جو کہ اس کا ضرورت ہے. اپریل 4 کی جو ہمارا گری خدا بخش میں اب جلسہ نہیں ہو رہا ہے, بٹ اپریل 4 پہ ہمارا قرآن خوانیز ہوں گے, اور پھر اپریل 5 پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوگا, جس پہ ہم مختلف سیاسی ایشوز پہ غور کریں گے, اور خاص طور پہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جدوجہد ہے, جو تحریک ہے, اس کو آگے بڑھنے کے سلسلے پہ کافی پارٹی کے اندر انشاءاللہ تعالی ڈبیٹ ہوگا. اور جہاں ہمارا سیاست تو چلتا رہے گا, اور ہمارا جدوجہد چلتا رہے گا, اور ہمارا حکومت کو لڑکانا, اور حکومت کو گرانا, اور حکومت کو ختم کرنا کا کوشش جاری رہے گا. ساتھ ساتھ اس وقت کچھ ایسے اہم ایشوز ہیں جس پہ ہمیں قوم کو توجہ کو دلانا چاہیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان ایشوز کی وجہ سے نہ صرف ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے, مگر ہر پاکستانی کی فائنینشیل خود مختاری کو خطرہ ہو سکتا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ جو آرڈیننس نکالا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے, ہم اس آرڈیننس کو مزاحمت کرتے ہیں, ہم اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں, اور پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ایک سنگین حملہ قرار دیتے ہیں. اس آرڈیننس کے مطابق ہم بھی چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختاری کے ساتھ اپنے فیصلے لے, جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عوام کی معیشت کے بارے میں بہترین فیصلے ہوں گے. لیکن یہ جو آرڈیننس ہے یہ ہمارا اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ تو نہیں بناتا. اٹ میکس اٹ انڈیپینڈنٹ فرام پاکستان's law. It makes it independent from Pakistan's constitution. It makes it independent from parliamentary oversight. It makes it independent from judicial oversight. This ordinance would turn the State Bank of Pakistan from being an entity, an institution that is accountable to the people of Pakistan, that is the responsibility of the people of Pakistan, into an institution that is only responsible and only answerable to the IMF. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی اور پوزیشن سے بالکل مترادف ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوراً اس آرڈیننس کو واپس لینا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس غیر قانونی آرڈیننس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے, کیونکہ یہ پاکستان کی معاشی سورینٹی پہ ایک سنگین حملہ ہے جس کا امپیکٹ ہر پاکستانی پہ ہو سکتا ہے. ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس حکومت نے IMF کے ساتھ اپنا معاشی پالیسیز اور معاشی اگریمنٹس کروائے ہیں وہ عوام کے فائدے میں نہیں ہیں, وہ غلط طریقے سے نیگوشیشنز کیے تھے. اس حکومت میں وہ اہلیت نہیں تھا کہ وہ اس ملک کا نمائندگی کر کے ہمارا معاشی ریپرزنٹیشن کر کے IMF کے سامنے نیگوشیٹ کرے, اور ان کا غلط فیصلوں کی وجہ سے, ان کا ناکام فیصلہ, نالائق فیصلوں کی وجہ سے آج ہر پاکستانی ان کی یہ بوجھ اتارے ہیں. ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ہوا ہے, اور مہنگائی کا, غربت کا اور بے روزگاری کا جس طریقے سے عام آدمی آج مقابلہ کر رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اتنا مشکل اور بدتر معاشی صورتحال نہیں رہے. یہ افسوسناک بات ہے, تاریخی ناکامی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی شرح, پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو میں ہو, پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ بنگلہ دیش اور جنگ زدہ افغانستان سے بھی پیچھے ہو, پاکستان کی انفلیشن کا جو ریٹ ہو وہ بنگلہ دیش سے اور جنگ زدہ افغانستان سے انفلیشن ہمارا زیادہ ہو. تو یہ بوجھ پاکستان کی عام آدمی کیوں اٹھائے؟
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से ये PTIMF डील का मुकाबला किया है, और जो ये लेटेस्ट साजिश है हमारा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का छीनने का, हम इसका भी मुकाबला करेंगे। ये हुकूमत ने मुसलसल गलत पॉलिसीज़ की वजह से अवाम को नुकसान पहुंचाया है। आपको याद होगा जब दुनिया भर में पेट्रोल प्राइसेस कम थे, जब पेट्रोल सस्ती रेट्स पे मिल रहा था, तो पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान था, और इसका फ़ायदा कुछ कार्टेल्स ने और हुकूमत ने लिया। और जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया था वो सिर्फ़ एक स्पेशल असिस्टेंट या एक इंडिविजुअल नहीं था, ये इज्तिमाई फ़ैसला उनका कैबिना के था, ये फ़ैसला इमरान ख़ान का था, वज़ीर आज़म का था। और जो कल उन्होंने ये नाकाम कोशिश किया कि एक स्पेशल असिस्टेंट को कुर्बानी का बकरा बना के अपने आप को इस गुनाह से, इस तारीख़ी जुल्म से वो नहीं कसूरवार होने से नहीं बचा सकते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि जैसे नदीम बाबर को निकाला गया है, वैसे हर एक वज़ीर जो बसमेत इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस कैबिनेट में बैठता हैं, जिन्होंने ये कैबिना का फ़ैसला लिए हैं, उन सब को हटाना चाहिए, उन सब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, कुछ ये एक तारीख़ी स्कैंडल था। और हम नहीं मानेंगे कि किसी एक स्पेशल असिस्टेंट की बस की बात का कि पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी मौके पे, अपॉर्चुनिटी पे, जहाँ पाकिस्तान के गरीब को हम फ़ायदा पहुँचा सकते थे, जहाँ हम कम रेट पे आइंदा का तेल प्रोक्योर कर सकते थे, उस टाइम पे हमने पाकिस्तान में एक तेल का बहरान पैदा करके कुछ चंद शख्सियात को फ़ायदा पहुंचाया और पाकिस्तान के अवाम को एक तारीख़ी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे, जैसे हम हुकूमत की शुरू दिन से लेके आज तक देते रहते आए हैं। मैं जानता हूँ कि आप सब सवाल पूछना चाहेंगे, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एवरीबडी शुड कूल डाउन, काम डाउन। बारी बारी हम आएंगे, एक एक का सवाल में जवाब दे सकता हूँ, इज्तिमाई सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकूँगा। अच्छा सुनिए, अकरम भाई आप सवाल करें, एक मिनट। अकरम भाई आप सवाल करें और थोड़ा ताबून करें। साहब ये बता दें कि पहले आपने जिन सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया, बाप का आपने शुक्रिया अदा नहीं किया। दूसरी बात मेरी ये है, किसकी बात को आप बाप का शुक्रिया अदा नहीं किया। दूसरी बात ये है कि सर आप लोग तो निकले थे 70 साल जो सियासत है, जो एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे में इसको आज़ाद कराने निकले थे, क्या ऐसी मजबूरियां थी कि जिसकी बिना पर एस्टेब्लिशमेंट के ही जमात से आप लोगों को जो है ना वो सपोर्ट की जरूरत पड़ी और अपोजिशन लीडर को आपने मुंतखब होना पड़ा, तो क्या ऐसी मजबूरियां? आपका सवाल का बहुत ही शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपने वो सवाल किया जो शायद यहाँ हर जर्नलिस्ट सवाल करना चाह रहा था, और आपका सवाल जो है वो कोई कुछ गलत फैक्ट्स पे मबनी है, कुछ प्रोपेगेंडा जो शायद कल से सोशल मीडिया पे और कुछ चैनल्स पे चलाया जा रहा है, उस पे बुनियाद पे आपने ये सवाल पूछा गया, तो मैं ज़रूर इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। हम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, साबिक वज़ीर आज़म, वो सेनेटर जिसने हमारा बहुत मेहनत के बाद एक मुश्किल लड़ाई के बाद, जिसका जितना मुश्किल था आप सबको भी पता है, आप यहाँ से ताल्लुक़ रखते हो, आपको ज़्यादा ख़बर था कि किस किस के मुकाबले करते करते और कैसे हमने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का यूनानिमस कैंडिडेट को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन को नेशनल असेंबली से जितवा के सेनेटर बनाया, और हुकूमत को वज़ीर आज़म के जैसे कुछ लोग कहते हैं घर में घुस के शिकस्त दिलवाए। कुछ नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो वज़ीर आज़म का कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जब से
ये कठपुतली हुकूमत आए है इक़्तिदार में, मैं समझता हूँ कि उस दिन से लेके मार्च 3 तक कोई ऐसा शिकस्त नहीं मिला, अपोजिशन के हाथों कोई नुकसान नहीं हुआ उनको अपोजिशन के हाथों, जब तक हमने ये तारीख़ी कामयाबी हासिल की। ये तारीख़ी कामयाबी जो पाकिस्तान की तारीख़ में ना पहले हुआ कि कोई सिटिंग वज़ीर आज़म को अपना ही नेशनल असेंबली में, जिसके पास इतना सपोर्ट हो, अपना ही इस नेशनल असेंबली में PTIMF का कैंडिडेट को शिकस्त दिलवा के पूरा PDM के सपोर्ट के साथ मुंतखब भी किया। फिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है, ये एक पार्लियामेंट्री नॉर्म है, ये तारीख़ ये है, पाकिस्तान की सेनेट का तारीख़ ये है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन का हो, जिसका सबसे लार्जेस्ट मार्जिन पीपल्स पार्टी का ही है, 21 वोट्स के सेनेटर्स हमारे पास है, तो हमारा हक चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट बनने और लड़ने का है और ऑपोजिशन लीडर क्लेम करने और बनने का है। हमारा ख्वाहिश था, हम सबका ख्वाहिश था या हमारा ख्याल ये था कि हम ये ओहदा ख़ास तौर पे कि इतना शॉर्ट टाइम में, जब हमने अभी गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए लड़वाया, ना वोट्स के मुताबिक जितवाया और गलत धांधली के तरीके से अनफॉर्चुनेटली वो ओहदा नहीं संभाल सका, तो इस शॉर्ट टाइम के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एतराज़ होना चाहिए था कि गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बनता। तो ये हमारा राइट था और हमारा ख्वाहिश था कि हम पूरा PDM को, जैसे पहले सेनेट नेशनल असेंबली में जिस तरीके से हमने PDM को वहाँ जितवाया, वैसे ही हम यहाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा भी जितवाते। अफसोस के साथ कि आई डोंट नो क्यों और वाई एक जमात इतना कैसे कहूँ सख्त फ़ैसला ले या इतना स्टबर्नेस के साथ एक ऐसा फ़ैसला ले जिससे मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपना मेजॉरिटी मेंबर्स को कहूँ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाएं, मगर आप तारर साहब को, नून लीग का तारर साहब को आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को वोट दें। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मगर हमारे तरफ से और हमारा पार्टी में इस उम्मीदवार ये उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ा था और ना ही किसी वक्त ने मुझे ने या नॉर डिड एट एनी टाइम मियाँ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब speak to my father or myself or request us कि आपका ये जो हक है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे, ख़ास तौर पे इस सूरत में जहाँ गिलानी साहब को एक नाजायज़ तरीके से छीना गया, मगर हम ना सिर्फ ये सीट चाहते हैं मगर हम इस इंडिविजुअल के लिए ये सीट चाहते हैं। हाँ, I have so much more to say. I haven't answered his question yet. He asked a specific question. फिर आप कहेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मैं obviously इस सूरत हाल में हम मैदान में निकले नून लीग के पास और उनके जो जमातें ने उनके साथ दिया, उनका इज्तिमाई स्ट्रेंथ 26 सेनेटर्स थे और
मेरा कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश में जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21 मेंबर्स, ANP के 2 मेंबर्स, जमात इस्लामी का 1 मेंबर, फाटा के 2 मेंबर्स को हम मिलाते हैं तो हमारा भी 26 वोट्स होते हैं। आपका शायद सेनेट का रूल्स का नहीं पता हो, मगर जब 2 उम्मीदवार के पास 26 और 26 का या 2 उम्मीदवारों का इक्वल स्ट्रेंथ हो तो उसको हक दिया जाता है जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हो। तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी अपोजिशन लीडर बनता। मैंने ज़रूर साबिक नून लीग का सेनेटर, अब इंडिपेंडेंट सेनेटर दिलावर ख़ान साहब का वोट का उम्मीद रखा, कोशिश भी किया और बड़ा खुश था जब हमें ये वोट हमारा काउंट में आ गया था। इस एक वोट के साथ में 27 मेंबर्स बन चुका था। फिर भी लीडर ऑफ द अपोजिशन का उम्मीदवार या जो जीता हुआ उम्मीदवार होता वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी होता। अब जो 3 इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स हैं वो दिलावर ख़ान साहब के साथ एक ग्रुप में हैं। ना मुझे इस ग्रुप का इलेक्शन से पहले इल्म था, ना मुझे ये उम्मीद था या एक्सपेक्टेशन था कि दिलावर ख़ान साहब के साथ कुछ एक्स्ट्रा वोट्स होते, मगर मैं इनका ये फ़ैसला वेलकम करता हूँ कि वो ट्रेजरी बेंचेस से उठ के दिलावर ख़ान साहब की क़ियादत में अब अपोजिशन में बैठ रहे हैं। और जब वो अपोजिशन में बैठे और हमारे हमायत करते तो दूसरी जमातों को इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। हमने कभी एतराज़ नहीं किया जब पंजाब में बिला मुकाबला इलेक्शन हुआ। और मैं समझता हूँ कि कहने को बहुत कुछ है, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी की लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा संभालना सेनेट के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी, इस ओहदा और इस हाउस की, इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए भी एक अच्छा कदम है। और मैं अपना कैंडिडेट का और अपना जॉइंट कैंडिडेट का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालना एक बहुत अच्छा कामयाबी है जिस पे मैं चाहता हूँ कि अब, और मैंने हिदायत भी दिया है कि हम ना सिर्फ उन जमातों के साथ अपोजिशन में ऑब्वियसली काम करेंगे जिन्होंने हमारे साथ दिया, पर हर उस जमात जो शायद उनका ख्वाहिश किसी और था कि वो अपोजिशन लीडर बने, हम उनके साथ भी मिलके काम करेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो एंड आई नो कि द ओनली वे कि हम हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं ख़ास तौर पे पार्लियामान के अंदर, वो उस सूरत में हो सकता है जब हम मिलके काम करते हैं। मरियम नवाज ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि ये पीपुल्स पार्टी के लिए खासतौर पे जरदारी साहब का उन्होंने नाम इस्तेमाल किया कि ये शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए कि बाप से वोट लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाए और छोटे छोटे फायदों के लिए लोग जो है वो अपना बयानिया तक तब्दील कर देते हैं। तो क्या अभी पीडीएम का इताद बरकरार होगा? क्योंकि बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं तो इसलिए कि मैंने पीडीएम का बुनियाद रखा, मैं तो चाहूँगा कि पीडीएम के इत्तेहाद बरकरार रहे। और मैं तो चाहूँगा कि हम हुकूमत को, ना सिर्फ हुकूमत को मगर हर इदारों को अपना दायरा में रहने का जो जदोजहद है, हम तो जानते हैं कि वो किसी शॉर्ट टाइम का जदोजहद नहीं है, हमें मुसलसल इसमें मेहनत करना है और इसके लिए सबको मिल के साथ काम करना चाहिए। मैं पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं डिसएग्रीमेंट को इनकरेज नहीं करना चाहता हूं। जहां हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी अहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, लेकिन साथ साथ मैं पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, एंड आई विल चूज़ नॉट टू रिस्पॉन्ड
to such allegations. Irshad Sanjrani. Irshad Sanjrani from World News. Chairman साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी की मुंतखब करने के बाद और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात सेनेटर शेर रहमान और दीगर आपकी जमातों की हुई, उस पर फौरी तनकीद हुई और रात ज्यूडिशरी प्रोग्राम में शादत खानदानी प्रोग्राम में कहा है बाकायदा सनाउल्लाह ने फिर एक मतलब जनरल सेक्रेटरी नून लीग के एहसन इकबाल उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी आप सिलेक्टर्स की जमात बन चुकी है, क्या आप लोग सिलेक्टेड हो गए? देखो, एक तो आप क्यों चाहते हो, आप हमारा लड़ाई क्यों चाहते हो? आपको पता है कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद रहेगा तो फिर हम इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकेंगे, और अगर हम इस निज़ाम को, इस हाइब्रिड निज़ाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हमें मिलके करना पड़ेगा। इसमें आपका भी भलाई है, इसमें मीडिया का भी फ़ायदा है। तो मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि आपस में आप इन चीज़ों पे फोकस ना करें जिस पे हम वी कैन एग्री टू डिसएग्री, और आप वहाँ फोकस करें जहाँ हम एग्री करते हैं। और जहाँ तक सेलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। काजी आसिफ। तकरीर हुई है, यहाँ पे ब्रीफिंग हुई है मरियम नवाज की, तो उसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कस हो सकती है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि पीडीएफ को बरकरार रखना है, उसका रिस्पॉन्स नहीं करना चाह रहे उस हवाले से, तो आपने अभी कहा कि जो 3 इमरान हैं वो इख्तियार से उठ के इस पे इख्तिलाफ में आए हैं, तो ये कौन से नजरियाती लोग थे जो वहाँ से उठ के मैं ना थैंक यू मैं ना उनका नज़रिया और ना उनके फ़ैसले के मुताबिक आपको तफसील में बता सकता हूँ। वो इसलिए कि मेरा जो राब्ता या मेरा जमात का जो कोशिश था, वो दिलावर साहब जो साबिक नून लीग का सेनेटर है, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए सपोर्ट किया। लेकिन जब भी कोई ट्रेजरी और जब भी कोई ट्रेजरी बेंचेस से उठ के अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, चाहे वो ये पंजाब असम्बली में हो या नेशनल असम्बली में हो, ये पूरा अपोजिशन का मफाद में है। और वो लोग जो पार्लियामान के अंदर रहकर इन क़ुव्वतों को और हुकूमत को मुकाबला करना जानते हैं, उनको ये पता है कि जिस तरीके से हमने नेशनल असम्बली में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाया है, और अगर आगे जाके हमें कामयाब होना है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आना या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आना, तो वो हम सिर्फ़ तब कामयाब हो सकते हैं जब हम हुकूमत के मेंबर्स तोड़ते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरा अपोजिशन जो भी हमारे पास जो भी अपोजिशन के साथ आके बैठते हैं, उनसे एक खुशदिली के साथ वेलकम करेंगे, उनका हमारा तादाद में इजाफ़ा करना को वेलकम करेंगे। अरबाब चंदियो। मेरा सवाल पीडीएफ को लड़ाने वाला नहीं है, बल्कि आपके हवाले से और मुझे यकीन है कि आप राज जरूर बताएंगे। छोटी उम्र में और छोटे सियासी सफर में आपने जो अभी कामयाबी की, उसमें एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान, एक तरफ नवाज शरीफ है, एक तरफ आपके वालिद आसिफ अली तरबारी है, तो इसके बीच में आपने सारे कामयाबी को हासिल किया और बड़े जुदागियों को शिकस्त दी और अपने उम्मीदवार को थोड़ी वक्त में बड़ी कामयाबी दिलाई। ये सारे आवाम ये बात जानना चाहते हैं, वो राज है क्या? मैं समझता हूँ कि आप जब कंसिस्टेंट रहते हो और आपका परसिस्टेंट एक स्टैंड रहते हैं, और आप बड़ा अच्छा तरीके से जानते हो चांदियो साहब कि पहले दिन से शायद जब से मैं आप सबके साथ इधर इंटरेक्ट करते शुरू कर दिया था, आज तक मेरा यही मौक़िफ़ रहा है कि हम इनको चैलेंज कर सकते हैं, डट के चैलेंज कर सकते हैं, और पार्लियामान का स्पेस इस्तेमाल करके उनका मुकाबला भी कर सकते हैं कि उनको शिकस्त भी दिलवा सकता है। लेकिन ये जो शिकस्त दिलवाने वाली बात है, ये शायद कोई और नहीं मान रहा था। और मैं खुश हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत ने पार्लियामान में वो उम्मीद और पार्लियामानी तरीक़ेकार में और जमहूरी तरीक़ेकार अपनाने में और हुकूमत को नुकसान पहुँचाने को तक़वियत दी। बिकॉज़ पार्लियामान का एज एन इंस्टीट्यूशन हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेंथन हो,
اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی انسٹیٹیوشنز کے تھرو اگر آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں جمہوری طریقے سے تو وہ آپ کا جمہوری حق ہے. اور ہمیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمان کا عزت کو برقرار کرنا چاہیے, بحال کرنا چاہیے, تو ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنے ٹولز استعمال کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دے. اور یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے, ایسی ایک شخص کا نہیں ہے کہ ہم نے پارلیمان میں ان کو شکست دلوایا تھا. اور امید ہم یہ رکھ رہے تھے کہ اب جب پارلیمان میں شکست دلوانے والا جو آپشن ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ صحیح ثابت ہوا, تو پھر جو نہیں اگری کر رہے تھے وہ اس جیت کے بعد, حکومت کی شکست کے بعد اس آپشن پہ زیادہ غور کرتے اور اس آپشن کو اختیار کرنے یا یوز کرنے پہ زیادہ توجہ دیتے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. شبیر لاشاری. چیئرمین صاحب, آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہم حکومت کو ایسے گرا کر سکتے ہیں جب حکومت کے ممبر توڑے. اب حکومت کے ممبر آپ توڑ رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے پی ڈی ایم کے جو دوست ہیں وہ آپ سے ٹوٹتے جا رہے ہیں, تو آپ کیسے حکومت گرا سکتے ہیں جب پی ڈی ایم ٹوٹتے جا رہے ہیں؟ میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کوئی نقصان ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عزت کے ساتھ, برابری کے ساتھ اس اتحاد کو چلانے کی کوشش کرے تو کامیاب بھی ہوگا, برقرار بھی رہے گا. لیکن کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں.